नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ अरुण। आज पीएम मोदी ने बिहार और झारखंड में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। तो उधर गुजरात की चुनावी सभा में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान पर जवाबी हमला किया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को शहजादा बताया था। इधर भिंड में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस जनता के साथ छल कपट करती है। ऐसे ही कुछ सियासी बयान और लोकसभा चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम लोकतंत्र का महासमर। पीएम मोदी ने शनिवार 4 मई को पलामू और गुमला में जनसभा की है। पलामू में पीएम ने भीड़ देखकर कहा कि आप लोगों ने जेएमएम कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए हैं। पीएम मोदी ने लोगों को वोट की ताकत बताई। उन्होंने कहा कि आपके एक वोट से आज राम मंदिर बना, जम्मू कश्मीर में आपके एक वोट से 370 हट गई। पीएम ने कहा कि आपके आशीर्वाद से मोदी पर 25 साल में एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। मोदी मौज नहीं, मिशन के लिए पैदा हुआ है। परिवारवाद पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग अपने बच्चों के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। मेरे पास ना साइकिल है ना घर है, मेरा परिवार और वारिस तो आप लोग हैं। मैं आपको विकसित भारत देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों को मेरे आंसू अच्छे लगते हैं। अपने एक वोट के महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 2014 में आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई थी। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। आपके एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई और आपके इस एक वोट की ताकत का परिणाम क्या हुआ? भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। 500 साल से हमारी कितनी ही पीढ़ियां संघर्ष करती रही, इंतजार करती रही, लाखों लोग शहीद होते रहे। 500 साल लंबा अविरत संघर्ष चला। शायद दुनिया में इतना लंबा अविरत संघर्ष इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा जो अयोध्या में हुआ। आपके वोट की ताकत देखिए। 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, 500 साल तक इंतजार करना पड़ता था, 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। राहुल गांधी को शहजादा कहने का जवाब प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को शहंशाह कहकर दिया है। उन्होंने कहा कि वे मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, जबकि मोदी खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे हैं। प्रियंका ने यह बात 4 मई शनिवार को गुजरात के बनासकांठा में कही है। प्रियंका ने कहा कि यही शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्या जानने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चल चुका है। मोदी को देखिए, उनका चेहरा देखिए, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े और एक बाल तक इधर से उधर नहीं होता। वे आपकी समस्या कैसे समझेंगे? दरअसल मोदी 2014 से चुनावी रैलियों में राहुल को शहजादा कहते हुए आ रहे हैं। ज्यादातर वे कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए राहुल को शहजादा कहते हैं। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह
नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं, आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो, हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के तेल का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो? खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में देश के युवाओं से संवाद किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर अपनी राय रखी है। राहुल ने कहा कि अग्निवीर योजना भारतीय सेना ने नहीं बनाई थी, इस स्कीम पर फैसला प्रधानमंत्री के दफ्तर में लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निवीर स्कीम बनाने के दौरान न सेना से बात की गई, न ही उनसे बात की गई जिनके लिए यह स्कीम बनाई गई है, और न ही डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में इस बारे में पूछा गया। राहुल ने कहा कि कुछ मिलाकर मोदी सरकार ने अग्निवीर स्कीम बनाने के लिए पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया है। अग्निवीर स्कीम जो है वो एक्चुअली इंडियन आर्मी का स्कीम नहीं है। जब हमने थोड़ी गहराई में पता लगाया तो जब ये स्कीम बनाया गया, ये स्कीम आर्मी के लोगों ने नहीं बनाया है। जैसे नोटबंदी हुई थी, जहां फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा गया, आरबीआई से नहीं पूछा गया, सीधा बाईपास कर दिया गया, पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया गया। वैसे ही अग्निवीर स्कीम को बनाने में पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया गया। यह प्रधानमंत्री के ऑफिस में डिसीजन लिया गया, एनएसए ने डिसीजन लिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने डिसीजन लिया, आर्मी से नहीं पूछा, बाकी फोर्सेस से नहीं पूछा। तो एक गलती तो स्कीम है कि स्कीम ही गलत है, मगर दूसरी गलती यह भी है कि आपने ये स्कीम लागू किया, मगर जिन लोगों के लिए आप स्कीम बना रहे हो, ना आपने उनसे पूछा, ना आपने सेना से पूछा, ना आपने हिंदुस्तान के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से पूछा। मतलब आपने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा का पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया। खबर भिंड से है, जहां तीसरे चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भिंड लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है, लिहाजा यहां राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। इसी सिलसिले में सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटेर विधानसभा के पूप में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों का विकास से कोई सरोकार नहीं है, जनता के साथ कांग्रेस ने सदैव छल कपट और धोखा किया है। सीता सत्या सावित्री वाले लोग, हम अपने यहाँ तो बहन बेटी को ये पूरे सिंबल के भेंट में बहन बेटी या दामाद उनके तो चरण छू करके अपना जीवन धन्य करते। अपनी इतनी अच्छी संस्कृति है, अपने दामाद का पैर पड़ते नहीं पड़ते अपन, उनके अपना मान सम्मान देते कि नहीं देते। लेकिन कांग्रेस की दृष्टि कैसी है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वर्षों एक दलित महिला इमरती बहन 3 बार की मंत्री, कई बार की विधायक, अरे नाम तो किसी का कुछ भी रख देते, लेकिन बहन बेटी का अपमान करना चाहिए क्या? जितना गंदा बोले उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई, एक बहन का ऐसा अपमान करोगे, लेकिन क्या करे, इनका चरित्र ही ऐसा है। ग्वालियर लोकसभा में तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होना है। ऐसे में मतदाता की जहन में कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मतदान केंद्र जाएगा, यह जानने की कोशिश की हमारे ग्वालियर संवाददाता विनोद शर्मा ने। देखिए चुनावी चौपाल में ग्वालियर के मतदाता के मन की बात। नमस्कार, मैं विनोद शर्मा। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम
चुनावी चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम खड़े हैं ऐतिहासिक बेजा ताल पर, जहां मतदाता भी हैं, आम लोग भी हैं। उनसे ये चर्चा करेंगे कि आखिर ग्वालियर में लोकसभा के मतदान के दिन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। 7 मई को यहाँ मतदान होना है और इस दौरान जो ग्वालियर के मुद्दे हैं, ग्वालियर में क्या समस्या है, ग्वालियर के किस चीज को लेकर लोग मतदान करने जाएंगे। हमारे साथ प्रबुद्ध जन भी लोग मौजूद हैं। इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। जिस तरह से मतदान होना है 7 मई को ग्वालियर में, और खास करके भाजपा और कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। क्या लगता है ग्वालियर में इस समय स्थिति क्या है? देखिए, वादे तो 2019 में भी हुए थे कांग्रेस भाजपा की तरफ से, वादे 2014 में भी हुए, 2009 में भी हुए, उससे पहले भी हुए, लेकिन उन वादों को पूरा कितना किया, सवाल ये है। यहाँ एक बड़ी समस्या है रोजगार की, यहाँ बेरोजगारी बहुत है, उस पर कोई काम नहीं किया गया। यहाँ गरीबी बहुत है, उस पर कोई काम नहीं किया गया। ग्वालियर जो है आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, उससे निपटने के लिए कोई काम नहीं किया गया। ग्वालियर में सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा से लड़ी गई है। ग्वालियर जो है हमेशा से सामाजिक न्याय की लड़ाई में अग्रणी रहा है, लेकिन उस सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रतिनिधि ने कोई काम नहीं किया। एक भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं रहा जो संसद में पहुंचे हैं जिन्होंने गरीबी की आवाज संसद में उठाई हो, बेरोजगारी की आवाज संसद में उठाई हो। ऐसा प्रतिनिधि जहां से चुना जाना अति आवश्यक है जो ग्वालियर को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके, जहां बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार क्रिएट कर सके, वहां आवाज उठा सके संसद के अंदर, वहां बोल सके कि ऐसे नीति निर्देशन बनवा सके वहां पे कि ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र को यहाँ पे लाभ मिल सके। ग्वालियर की सड़कें जो हैं धूलों से भरी पड़ी हुई हैं। ग्वालियर जो है प्रदेश में नंबर 1 है पॉल्यूशन के मामले में, ग्वालियर नंबर 1 है महिला अत्याचारों के मामले में मध्य प्रदेश के अंदर। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए वहाँ प्रश्न उठा सके, वहां बहस कर सके, ये नहीं कि अपने पार्टी के दबाव में सिर्फ वहां बैठा रहे और अपनी तनख्वाह लेता रहे और भत्ते संसद में उपस्थित होने के लिए। बिल्कुल। तो जिस तरह से मतदान है, मतदान के दिन जो आदमी के जहन में होता है कुछ ना कुछ, तो किस तरह के मुद्दे हैं? आप युवा हैं, आपको मतदान करना है और बहुत सारे जो जिम्मेदारी होती है युवाओं के कंधों पे होती है। देखिए, सबसे बड़ा युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी का। देखिए, रोजगार आज की दुनिया में बहुत आवश्यकता है, रोजगार के बिना कुछ नहीं है, रोजगार से ही सब कुछ है। और यूथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दे रोजगार, विकास और यही मुद्दे रहते हैं। देखिए, इस बार यूथ चाह रहा है कि बदलाव हो और इस बार बदलाव निश्चित है। इस बार बदलाव निश्चित ही रूप से होगा और बदलाव आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो पुराना चलता हुआ आ रहा है वो भी नए सिरे में इस बार बदला जाएगा। दोनों ही पार्टियों ने ऐसे प्रत्याशी को जो कि खड़ा किया है। विधानसभा चुनाव में दोनों ही प्रत्याशी शिकस्त का सामना कर रहे थे, लेकिन अब फिर वो लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से उनको पार्टियों ने भरोसा जताया है। क्या लगता है केवल बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा या विकास का मुद्दा रहेगा, या फिर धारा 370 जो खत्म की गई है, राम मंदिर बनाया है और तमाम जो मुद्दे हैं वो लोगों के जहन में रहेंगे? देखिए, अगर अपन देखा जाए तो सत्ताधारी जितनी भी पार्टी अभी इस वक्त है, सत्ताधारी होते हुए भी उन्होंने अभी तक विकास के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, ना रोजगार के प्रति सोचती पार्टियां। अगर देखा जाए तो आज हमारे ग्वालियर का एक भी युवा रोजगार के रास्ते पे नहीं चल रहा है। क्यों? उन्हें रोजगार ही नहीं मिल रहा है। रोजगार मिले कहाँ से? क्योंकि रोजगार के साधन ही नहीं निकल रहे हैं। और साथ ही देखा जाए तो हमारे देश में युवा नशे की तौर पर एकदम दिनों दिन भागता जा रहा है। करे क्या? उसको रोजगार है ही नहीं तो नशे की तरफ चला जा रहा है। केवल रोजगार मुद्दा रहेगा या और भी कुछ है? देखिए, इस देश के अंदर जो अभी व्यवस्थाएं चल रही हैं और जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरह के जो मुद्दे जो भी कुछ बताए गए थे 2014 में जब सरकार आई थी बीजेपी की, तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की थी। तो अभी 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, लेकिन 20 करोड़ रोजगार मिलने की जगह मोदी जी आज अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अगले 5 वर्ष तक मुफ्त राशन मिलेगा। तो इसका मतलब साफ है कि अगले 5 वर्षों तक उन लोगों को मुफ्त के राशन पर ही आश्रित रहना है, कोई विकास नहीं होना है। इस देश को ये वो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। विश्व गुरु जो बनाने की बात है, तो क्या लोगों को इस तरह से जो है बेरोजगार बना करके, इस तरह से हाथों को काम ना दे करके, रेवड़ियां बांट करके, फ्रीबीज की जो बात होती है जिसकी मोदी जी बड़ी भत्सना करते थे कि फ्रीबीज, लेकिन मोदी जी खुद कर रहे हैं तो वो रेवड़ियां नहीं है। कांग्रेस ने भी कहा है कि वो बहुत कुछ करेंगे, बहुत सारा विकास करेंगे, रोजगार देंगे, महिलाओं को लखपति बनाएंगे, उनका जो वचन पत्र है। कांग्रेस और भाजपा की यदि आप बात कर रहे हो तो यहाँ भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि अभी जब विधानसभा चुनाव में 2018 में जिस तरह से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी, यहाँ पे जो प्रत्याशी थे सतीश सिकरवार, वो पहले कहाँ होते थे,
फिर कहाँ आ गए, पहले वो भाजपा में थे वो कांग्रेस में आ गए, मुन्ना लाल गोयल कहाँ होते थे वो कांग्रेस में थे वो भाजपा में आ गए। यहाँ जनता को बेवकूफ बनाने का काम ग्वालियर में हो रहा है। ग्वालियर में लोग इधर से उधर हो जा रहे हैं, पार्टियां वहीं की वहीं बनी हुई हैं और लोगों के साथ, और आपने देखा होगा कि कितने कितने करोड़ों में लोग बिके। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया जो महाघोटाला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कितनी बड़ी उगाही की गई है इस देश के अंदर। पूंजीपतियों से पैसा लिया गया है और उनको फ्री हैंड किया गया है, आपको जितना लूटना है लूटिए। और आज जो चल रहा है वो जो देश में महंगाई है वो महंगाई कोई महंगाई नहीं है, वो महंगाई है कि जो इन्होंने पूंजीपतियों से लिया है तो उनको फ्री हैंड किया है। बिल्कुल, जैसा कि बता रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस है, कांग्रेसी बीजेपी है, वो इधर आ जाते हैं वो उधर पहुंच जाते हैं, तो फिर आखिर मतदाता क्या मन बनाएगा, क्योंकि उसको तो मतदान करना है और उसका ये एक लोकतांत्रिक हक है और मतदान करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। राजनीति में सब कुछ संभव है, कौन किधर चला जाएगा कुछ कह नहीं सकते, परंतु कांग्रेस का जो घोषणा पत्र हमने अध्ययन किया उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 30 लाख बेरोजगारों को नौकरियां तत्काल दी जाएंगी, किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाएगा, 1 लाख माँ बहन बेटियों को वार्षिक दिया जाएगा, नौजवानों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे वार्षिक। जातिगत जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लागू करने की बात। राम मंदिर और 370, राम मंदिर और 370 कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर से कोई रोजगार थोड़ी मिल रहा है वहाँ तो। लेकिन भाजपा कह रही है कि राम हम लाए, 500 साल बाद राम आए। देखिए, अगर जैसे वो आस्था वाली बात कहते हैं, अगर वो ईश्वर को अगर खुद को अगर वो ईश्वर मानते हैं राम को, तो ईश्वर को कोई लेके आया आज तक इस दुनिया के अंदर जिस प्रकार से जी राम को जी लेके आएंगे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसे जहन में होगी, जब मतदान होगा लोगों के जहन में क्या रहेगा। देखिए एक चीज समझ लीजिए, जिस प्रकार से है ना ये धर्म के नाम पर कि वोट मांगना चाहते हैं, जनता समझ चुकी है। जहाँ जहाँ जनता अपने हम जैसे लोग अगर सामाजिक न्याय की हक अधिकार की बात करते हैं तो ये धर्म को पहले लेके आते। लेकिन अभी एक ने कहा कि बीजेपी से कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से बीजेपी में चल गए, तो दोनों पार्टियों में फिर फर्क क्या रहा। देखिए, जैसा लोगों की सोच है और ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो पहले जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो आधे से ज्यादा समाजवादी चले गए थे, इस बार कांग्रेस के लोग चले गए। तो और कमलनाथ का जब 2023 का चुनाव हुआ तब पूरी भाजपा इधर चली गई थी, तो कहीं ना कहीं ये जा रही है। लेकिन समाज समझ चुका है कि देश के अंदर भुखमरी सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं का बेरोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है, दलित पिछड़े आदिवासियों का सामाजिक न्याय का हकदारी का हिस्सेदारी की मुद्दा है, जनगणना का सबसे बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर आधे से ज्यादा आबादी है पिछड़ों की और हिस्सेदारी के नाम पे जीरो बना हुआ है। ये कौन लोग हैं देश के अंदर, कौन लोग बैठे हुए हैं जो उनका हक खा रहे हैं। लेकिन विकास तो हुआ है, इस बात को कह रहे हैं। आम लोगों से जब बात हुई कि पहले के मुकाबले लोग विकास हुए हैं, शिक्षित हुए हैं, फिर क्या जो मुद्दे हैं। एक सरकार के लिए तीनों पॉइंट होना चाहिए, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये तीनों ही मुद्दे नहीं हुए। विकास कहाँ हुआ है ये देखा जाए। विकास तो ठीक है, अगर एक युवा के लिए देखा जाए तो सबसे पहले उसका शिक्षा होता है, एजुकेशन, उसके बाद उसका रोजगार होता है, फिर स्वास्थ्य होता है। लेकिन ग्वालियर की अगर हम बात करेंगे तो ग्वालियर में ऐसी कौन सी जरूरत है जिनको होना चाहिए था और नहीं हो पाई। सबसे पहला जो क्या बोलते मुद्दा आता है वो आता है रोजगार का। आज से कई साल पहले यहाँ पे क्या बोलते मालनपुर इंडस्ट्री एरिया था, वहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज थी। आज की डेट में क्या है, वो बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति लेना चाहती है। अगर उनने एक्चुअल में काम किया है तो युवाओं से संवाद करे, उनसे बोले कि हमने कितना रोजगार दिया है इनको, अभी तक कोई रोजगार नहीं दिया है इनने। अगर देखा जाए ग्वालियर से तो प्रवीण पाठक व्यक्ति एक ऐसे हैं जिन्हें कोविड में भी, जब कोविड समय था तो इन्होंने स्वास्थ्य को लेके बड़ा काम किया था। शिक्षा के लिए भी ये काम करते हैं। गजराजा स्कूल, कई स्कूलों में इनने ना जो क्या बोलते किताबों की जो वो होती है बैंक होती है, लाइब्रेरी बनवाई इनने। तो प्रवीण पाठक जी शिक्षित हैं, युवा हैं, और मैं मानता हूं कि अगर वो यहाँ से चुन के संसद में जाएंगे तो वो इस ग्वालियर संभाग के युवाओं के रोजगार के लिए वहाँ पे बात करेंगे और अच्छी बात रखेंगे। बिल्कुल, देखिए क्या है कि जो मुद्दे हैं, चाहे वो बीजेपी रही हो, कांग्रेस सरकार में रही हो, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ग्वालियर में चाहते थे कि होना चाहिए थी, वो नहीं हो पाई, और इनको दोनों ही पार्टी करा सकती थी कोई भी। बहुत सारी ऐसी योजनाएं होंगी आपके जहन में, उद्योग हो, रोजगार हो या सुविधा हो। देखिए
किसी भी क्षेत्र का जो विकास होता है वो वहाँ की संपन्नता पर निर्भर करता है। वहाँ जितनी संपन्नता होगी वहाँ उसका उस क्षेत्र का विकास उतना होगा। संपन्नता से इन द सेंस कि वहाँ रोजगार हो, वहाँ गरीबी ना हो, है ना, वहाँ के लोग जो हैं अच्छा खा पी रहे हों, वहाँ अच्छा पहन रहे हों। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर वहाँ नहीं है तो विकास वहाँ असंभव है। और ग्वालियर में, और ग्वालियर जिस राज्य में रहा मध्य प्रदेश में, वहाँ लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, अब लंबे समय तक भाजपा की सरकार है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही लंबे समय तक, अब पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है। और ग्वालियर का प्रतिनिधित्व तो हमेशा से केंद्र में रहा, हमेशा से स्टेट गवर्नमेंट में रहा, लेकिन यहाँ पे इन सारी चीज़ों पर काम ही नहीं किया गया। एक ज़माने में जहाँ रोजगार के माध्यम से काफ़ी सारे मील हुआ करते थे, लेकिन वो मील दोबारा स्थापित करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। जहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। जहाँ पर जो अभी इंडस्ट्रियल एरिए हैं उन एरियो में कंपनियां बंद हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा का। और वो एरिए जो हैं ग्वालियर से लगे हुए हैं लेकिन दूसरे जिलों में आते हैं, एक मुरैना में आता है, एक भिंड में आता है, और वो दोनों ही क्षेत्र जो है शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। वहाँ अच्छे कॉलेज नहीं है, वहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, जो बेसिक नीड जो होती है, जो व्यक्ति के स्वभाव को डेवलप करते हैं, उनके माइंड को डेवलप करते हैं ताकि वो अच्छा व्यवहार कर सकें, अच्छा आचरण कर सकें, वो सारी व्यवस्था यहाँ पे खत्म कर दी गई। रोजगार वाली थी। आपको याद है कि ग्वालियर में पानी की बड़ी समस्या है, दोनों ही पार्टियों की सरकारें रही हैं प्रदेश में। अभी क्या स्थिति है कि अभी भी वही समस्या बनी हुई है जो आज से 20 साल पहले जो वादा किया गया था, 15 साल पहले का चंबल से पानी लाएंगे तमाम। नहीं, चंबल के पानी की तो पहले भी सरकारें जब बनी तब भी उन्होंने उदाहरण दिया था। लेकिन अभी जो नए जिस प्रकार से अमृत योजना के तहत घर घर पानी का जो उन्होंने लाइन डाला था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। वहाँ पे वो डाला था लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा। ये यहाँ पे रहा सीवर लाइन का जो रहा। लेकिन ग्वालियर में सबसे बड़ा जो है पूर्व की सरकार, चाहे अटल जी की सरकार हो चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, इन दोनों सरकारों, पूर्व की सरकारों ने जैसे मालनपुर को स्थापित किया, बामौर को स्थापित किया। जे आज सरकारों को समझना चाहिए कि ग्वालियर में यदि कारखाने अगर उद्योग धंधे यहाँ लगाते हैं तो ग्वालियर में निश्चित ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्योगपति आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो आज रोजगार की युवा घूम रहे हैं वो पूरी तरह से स्थापित होंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ प्रबुद्ध जन और मतदाता। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुख्य मुद्दे हैं रोजगार और विकास हैं, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा युवा पढ़ा लिखा आखिर करेगा क्या और कहाँ जाएगा। केवल जो गरीबियों को राशन दे दिया जाता है या मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट दी जाती हैं, उससे तो पेट नहीं भरने वाला। तो इसी को जहन में रखते हुए कहीं ना कहीं मतदान करने मतदाता जाएंगे। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से पहले की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, उस समय जो उद्योग लगे थे वो सने सने अब खत्म होते गए हैं। तो अब सरकारों ने इस तरह की कोई पहल नहीं की कि उद्योगों को दोबारा से जीवित किया जाए ताकि रोजगारों का सृजन हो सके और यहाँ के बेरोजगार युवाओं को दोबारा से रोजगार मिले और वो शहर से पलायन न कर सकें। तो इस तरह के मुद्दे हैं जो लगातार शहर में छाए हुए हैं। अब अगले पड़ाव पर पहुंचेंगे, वहां लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, अगले तबके से भी चर्चा करेंगे। और जब तक देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। फिलहाल के लिए लोकतंत्र के महासमर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।